आज का एग्जाम्पल 25 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। ये चीज आप देख रहे हैं बेटा, इसका मतलब है लेस देन भी यही लाई करेगा एंड ग्रेटर देन भी यही लाई करेगा। तो मैं इस पे ना जा करके मैं एक ही बार में लिमिट को यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। लिमिट x टेंड टू आपका 0 sin x माइनस कॉस एक्स। क्लियर है? अब आप इसे ध्यान से देखिएगा। sin x माइनस कॉस एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स जब मैं 0 पास करूंगा ये हो जाएगा मेरे पास 0, फिर आएगा माइनस, माइनस करने के बाद में आपका क्या आएगा, क्यों बेटा, माइनस करने के बाद जल्दी सोचिएगा क्या आएगा, आपका ये 1 ही बन जाएगा cos 0 पर, और ये वैल्यू हो गई आपकी -1। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये -1 आ गया है आपके पास में। ठीक है बेटा, ओके। अब आप ये चेक कीजिए डायरेक्ट वैल्यू, यानी कि f0 ये भी आपका -1 है, तो दोनों ही वैल्यू -1 है हमारे पास। ठीक है, तो इस केस में आपका जो रिजल्ट बनेगा, ठीक है बेटा, वो रिजल्ट जो बनेगा वो आपका दोनों सेम आ गया है। जब दोनों रिजल्ट सेम है तो आपका फंक्शन यानी कि fx कंटिन्यूस हो गया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये दिया हुआ फंक्शन आपका क्या हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये जो अब क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख रहे हैं, 26 क्वेश्चन बोर्ड में बेटा, बोर्ड लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, और कंपटीशन लेवल मेंस पे मैं बात करता हूँ तो इस तरह की चीजें को पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में के वगैरह इंक्लूड करके छोड़ देते हैं वो, जैसे यहाँ पर आपको के दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिमिट से अपना। लिमिट x टेंड टू आपका होगा π/2, इसके बाद आपके पास आएगा k, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिमिट यूज करूंगा मैं, k cos ये आपका x अपॉन π-2x। तो यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को साफ दिखाई दे रहा है। तो इस पे मैं अगर बात करता हूँ तो जब ऐसे केस क्वेश्चंस ऐसे केस के होंगे तो बेटा इसमें आपको ध्यान रखना है, या तो आप इसके बिहाफ पे काम कीजिए, इसे a कंसीडर कीजिए, या इसके बिहाफ पे काम कीजिए, इसे आप h कंसीडर कर लीजिए। दोनों ही सिचुएशन आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वैसे जनरल्स के हिसाब से चलते हैं, तो आपको x इक्वल टू पुट कर रहा है π/2 प्लस माइनस कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, मैंने π/2 माइनस h यूज किया है। ठीक है, अब मैंने π/2 माइनस h यूज किया है, तो यहां से अगर x की वैल्यू π/2 हो जाती है तो h क्या हो जाएगा आपका 0, पाई माइनस करके लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये पूरा का पूरा एज इट इज। अब यहाँ पर ये मैं ध्यान दूं तो मैं इसको LHL लिखना चाहूंगा। क्या लिखना चाहूंगा? LHL। LHL में आपको याद होगा a माइनस करके स्टार्ट करते थे, क्या लिखते थे? a माइनस समथिंग। क्लियर हो रहा है? चलो अब मैं इसकी वैल्यूज पे बात करता हूँ। लिमिट ये हो गया h टेंड टू 0, बेटा ये याद रखना h हमेशा 0 बनता है। फिर आपका आएगा यहाँ पर k cos π/2 माइनस h अपॉन π-2, और ये π/2 माइनस h की बात करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका हो जाएगा k एज इट इज। ये साइन थीटा का कंसेप्ट होता है, cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, ये इस तरह का होता है आपका कंसेप्ट। 9th 10th मतलब मैं कहूँगा 10th और 11th में हम पढ़ के आए हैं इस तरह की चीजों को, ये मैंने यहाँ पर एक तरह से रख दिया है। ठीक है बेटा, अब आपका नीचे वाला पार्ट चेक करते हैं। ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद की मैं बातें लिख रहा हूं, तो पाई माइनस पाई प्लस 2h। ठीक है, अब ये पाई आपका कैंसिल हुआ। लिमिट से अभी फिलहाल कोई मुझे नहीं छोड़नी है, मतलब लिमिट मुझे अभी ऐसे ही लिखना है। अब आप बात कीजिए, देखो साइन h अपॉन h का कंसेप्ट 1 होता है, तो ये बचेगा आपका k अपॉन 2, क्योंकि ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये 2 आपका बाहर रह जाएगा, और ये साइन x अपॉन h मतलब साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो ये इंटू 1, और ये हो गया आपका k/2। स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ वो मैं तो k के लिए कर रहा हूँ ना, k की वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो मैं ऐसे केस में क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे केस में अब अपनी तरफ से वैल्यूज पास कर दूंगा। LHL RHL मुझे इक्वल रखना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। क्या डायरेक्ट कर सकता हूँ कि ये जो वैल्यू आई है, ये चूंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। क्या है फंक्शन? कंटिन्यूस। जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो आपकी लिमिट जो होती है वो लिमिट आपकी डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल होगी। ये π/2 मैं यहाँ चाहूँ तो π/2 ही लिख दो इसको, क्योंकि वो π/2 पे बात कर रहा है आपका। ठीक है,
तो ये वाली चीजें आपको इक्वल रखनी है। जैसे ही आप इक्वल रखेंगे तो ये तो हो गया आपका k अपॉन कितना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास है k/2, मतलब यहाँ हुआ k/2 इक्वल टू, ये आपकी RHL वाली वैल्यू, सॉरी डायरेक्ट वैल्यू है जो आपने f/2 रखनी थी, ये आपका 3, तो यहाँ से k की वैल्यू होगी आपकी 6। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि LHL और RHL दोनों निकालने पड़ सकते हैं। तो अगर मैं RHL की बात करता हूँ तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा इसको, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है ऑलमोस्ट LHL RHL की सेम रहती है, ठीक है ना बेटा। चलो मैं देखता हूँ यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ। देखो जब ये होगा तो ये यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि हम a पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये आपके पास प्लस होगा, यहाँ भी आपके पास प्लस होगा। लेकिन इस केस में जब आपका ये प्लस होगा तो ये जो साइन x की वैल्यू थी ये आपकी थोड़ी सी चेंज जाएगी। क्या जाएगी वो वैल्यू? चेंज जाएगी। क्यों चेंज जाएगी? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ये सेकंड क्वाड्रेंट और कोस होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो बचने वाला है नीचे -2h बचेगा। अब ये वैल्यू आपकी फिर से 1, ये आपका कैंसिल, ओवरऑल ये रहा। तो LHL RHL की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं तो दोनों की दोनों k/2 ही रहेंगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से मैं देखता हूं कि मैं चाहे तो दोनों लिमिट पे काम करूं, चाहे एक लिमिट पे काम करूं, क्योंकि कंटिन्यूटी मुझे वेरीफाई नहीं करनी थी, कंटिन्यूटी मुझे दिखानी नहीं है कि कंटिन्यूअस है नहीं है, कंटिन्यूअस तो ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब मैं एक लिमिट से भी अपना काम चला सकता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, बोर्ड में कई बार टीचर इस चीज के मार्क्स आपसे डिडक्ट कर सकता है कि आपने RHL क्यों नहीं निकाला, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी के हिसाब से क्या होना चाहिए? आपका LHL RHL दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब आपको दोनों निकालने हैं। क्लियर हो गया सबको? चलो एक क्वेश्चन और लगाने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। तो चूंकि ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है तो मैं अगर आप कहो तो ये वाला एक में लगा लेता हूँ। 27 मैं यहाँ पर देखता हूँ ये लेस देन का साइन और इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये LHL होगा। तो अगर मैं LHL पे मूव करता हूँ तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx का मैं देखूंगा, यहाँ पर ये लिखा जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, और ये हो गया आपके पास kx²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या पुट करना होता था? x को ये पुट करते थे, याद होगा आपको LHL में a माइनस h की सिचुएशन, x टेंड टू अगर 2 माइनस है, इफ x टेंड टू 2 माइनस है आपके पास में, तो ऑब्वियसली हम पहले भी कह ही चुके हैं कि h हमेशा 0 होगा। जब h 0 होगा तो लिमिट का जो चेंज होगा, ये वाली चीज जो चेंज होके आएगी वो मैं इधर लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड टू हो गया 0 और ये हो गया आपके पास k, और यहाँ आएगा आपका 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अब मैं जानता हूँ कि h की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 0। इसका मतलब ये आपका 4 क्या जाएगा? क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4 के आएगा। अब मैं फिर से पहले वाले की तरह जो मैंने यहाँ बातें कही वो ही कह रहा हूँ मैं। अब आप RHL निकालेंगे, RHL भी चेक करेंगे तो वो भी आपका एक तरह से देखा जाएगा, तो डायरेक्ट के हिसाब से आप चेक कीजिए। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है वैल्यू। क्या है वैल्यू? कांस्टेंट वैल्यू है। तो RHL के हिसाब से अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहूंगा तो RHL मेरा है 3। अब लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है और fa की वैल्यू भी इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। लेकिन ये मुझे यहाँ देखना ही नहीं है, मुझे तो कंटिन्यूस गिवन है। क्या है? फंक्शन कंटिन्यूस, फंक्शन ऑलरेडी गिवन है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये RHL की वैल्यू और ये LHL की वैल्यू ये दोनों इक्वल रख देता हूँ, और यहाँ से मैं देखता हूँ कि आपका k = 3/4 आ गया। तो मैं समझता हूँ ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना बेटा। और RHL LHL दोनों के हिसाब से भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू के हिसाब से कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है आप कौन सा कंसेप्ट मतलब इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है जी। चलो अब ये नीचे वाला क्वेश्चन मैं एक लगाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर सैंपल पेपर या पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको कई जगह क्वेश्चन ये आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। चलिएगा 30 पे मूव करते हैं। आप ये देखेंगे तो यहाँ पर दो वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं। एक आपका x = 2 हो रहा है, एक x = 10 इस्तेमाल हो रहा है। ये दो वैल्यू यहाँ पर बात हो रही है। इसका मतलब इस केस के लिए LHL RHL की कहानी अलग लूंगा मैं, ठीक है। और वो बोल चुका है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। और ऐसे ही LHL एंड RHL यहाँ से भी मैं इक्वल लूंगा। तो ठीक है, उठाते हैं अपना x = 2 को लेकर के, ठीक है बेटा। x = 2 पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और LHL RHL का ध्यान रखिएगा, LHL RHL कहाँ लाई
करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं मैं x इक्वल टू 2 पे। ओके बेटा, सबसे पहले मैं लेता हूं LHL लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx। अब ऑब्वियसली फंक्शन जो होगा वो इस केस पे यूज होगा तो वो 5 हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं था मेरे को। लेकिन अब मैं चलता हूँ इस केस पे यानी कि RHL पे। इस पर बेटा RHL, तो RHL की कहानी जो इस्तेमाल होगी वो होगी लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव fx। और आप देखो सीधा सा लीनियर फंक्शन है, याद रखना कल भी मैं बोल रहा था लीनियर फंक्शन में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट पास कर दो आप x के प्लेस पे। तो मैं मानता हूं ये मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी क्योंकि x के प्लेस पे मुझे क्या लेके जाना था, 2 लेके जाना था। तो अब मैं मानता हूं कि अगर x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो उसकी ये वैल्यूज इक्वल होंगी। तो LHL इक्वल टू आपका हो जाएगा RHL, लिमिट दोनों इक्वल रखनी है आपको, 5 इक्वल टू 2a प्लस b। तो मैं इसको इक्वेशन 1 इस तरफ देखो, ध्यान से देखेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2a प्लस b इक्वल टू आपका 5। मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन 1। क्या कहता हूँ मैं? इक्वेशन 1। तो अब मैं देखो इक्वेशन 1 आ चुकी है, किस पर थी? x इक्वल टू 2 पर। अब मैं x इक्वल टू 2 पर ना जाकर के मैं अब बात करूंगा tan के बारे में, क्योंकि मुझे क्या करना है कि जितने वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास में सीख करके आए इस बात को कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने होंगे उतनी ही आपको इक्वेशंस चाहिए होती हैं। एटलीस्ट अगर उतनी इक्वेशन नहीं होंगी तो आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं लेता हूँ x इक्वल टू 10 पर डिस्कस करता हूँ, LHL उठाता हूँ। LHL आपको याद होगा a माइनस एक्स करके हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। मैंने फिर से याद कराओ, अभी अभी बोल रहा था लीनियर फंक्शन जहां भी होगा ये LHL का काम यहाँ होगा और आप डायरेक्ट वैल्यू पास करने जा रहे हैं। तो tan a प्लस b हो जाएगा। आपने ये tan वैल्यू इस x के प्लेस पे रख दी। अब आप RHL की तरफ मूव कीजिए, RHL यहाँ होगा जो कि फिक्स है, तो RHL में डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई जरूरत ही नहीं मुझे। अब आपका फिर वही चलता है कि जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पर तो लिमिट्स इक्वल होती है, डायरेक्ट वैल्यू भी इक्वल होती है। तो अगेन ये आपके पास इस तरह का बन गया, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन 1 2 को एक साथ यहाँ पर लेके आता हूँ। tan a प्लस b इक्वल टू आपके पास यहाँ 21 है। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास माइनस 8a हो जाएगा और ये आपका माइनस 16। तो क्यों? आपका सीधा 2 मिलने वाला है। ठीक है बेटा, अब इस 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 के हिसाब से अगर आप रख देंगे तो b आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आया a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं तो हो सकता है मे भी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाए। तो अगर आप मेरे साथ या आप अलग से कॉपी में रजिस्टर में कर रहे हैं तो उस समय करते समय आप अपनी कैलकुलेशंस को ध्यान से देखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन ही मिस्टेक होती है। कंसेप्ट तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी कैलकुलेशंस कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे वाले क्वेश्चंस को लेकर के। इन क्वेश्चंस में आप अगर फोकस करें, ध्यान से देखें तो ये कुछ फोक को लेकर के यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस या कॉम्पोजिट फंक्शंस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है बेटा, चलो मैं थोड़ा सा हिंट लेकर के करता हूँ। मैंने कहा था कि अगर fx एंड gx ये आपके कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इनसे जो फॉग गॉफ टाइप की चीजें आप बनाओगे, फॉग गॉफ बनाओगे, वो भी आपके कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज को देखिएगा, ये आपका एक फंक्शन इसमें कंसीडर किया जाएगा ये और एक किया जाएगा ये। ठीक है, एक fx आपके पास है, एक gx आपके पास है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल है। तो आप दोनों को अलग अलग कह दीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बिकॉज इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अगेन वी कैन से दैट x स्क्वायर इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, तो इन दैट केस फॉग और गॉफ, because we have fx and gx both are continuous function, so gof and fog both will be continuous. okay, तो मैं कहता हूँ ये continuous function है। ऐसे इस तरफ मूव करता हूँ मैं, ये भी दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक fx इक्वल टू आपका cos x होगा, एक आपका gx मैं कह सकता हूँ मॉडुलस x है। अगेन cos x कंटिन्यूअस फंक्शन होगा बिकॉज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म एंड ये आपका है मॉडुलस फंक्शन। और ये आपकी फिगर मैंने याद करो, हमने ऐसे बात की थी कि v टाइप की शेप आती है, मॉडुलस फंक्शन कोई भी सही। ठीक है बेटा, तो इसका भी दोनों का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों फंक्शन आपके अब क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कंटिन्यूअस फंक्शन? क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है और एक मॉडुलस फंक्शन है। जब ये दोनों फंक्शन आपके क्या है, कंटिन्यूअस, इसका मतलब फॉग गॉफ जो भी आप बनाएंगे वो भी आपके कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे।
तो मैं यहाँ भी वही बात कहता हूँ फिर से, साइन एक्स एक फंक्शन, मॉडुलस एक्स दूसरा, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, इसका मतलब फॉग ऑफ कंटिन्यूस। फिर से यहाँ से आ जाइए, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। ये मॉडुलस है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये मॉडुलस लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। ये दोनों फंक्शन आपके क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, इसलिए इनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई सब आपका क्या होने वाला है, कंटिन्यूस फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी हो गई हैं। अब हम बेटा 11th लेवल पे अगर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को बात करता हूँ मैं। डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे लिमिट आप पढ़ के आए ना कि लिमिट चेक कीजिए आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड टाइप की, कि कोई फंक्शन है इसकी तरफ मूव कर रहा है, चाहे इधर से चाहे इधर से, अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी इक्वल है, यानी कि इस पॉइंट पर होल नहीं बना हुआ है, इस पॉइंट पर होल नहीं बना हुआ है, तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है। डिफरेंशिएबिलिटी का स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आपका किसी फिगर में ऐसे कॉर्नर्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, कॉर्नर्स बन जाएंगे, ये जो कॉर्नर्स हैं उन पॉइंट्स पर, ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ ये कॉर्नर बने हुए, मैं इसको ए पॉइंट कहता हूँ, बी कहता हूँ, सी कहता हूँ, डी कहता हूँ एंड ई पॉइंट्स कहता हूँ। ये जो ए बी सी डी ई पॉइंट्स हैं ये सब आपके हैं कॉर्नर्स। ठीक है बेटा, ये क्या है आपके कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स पॉइंट पर याद रखना कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि भाई वो कंटिन्यूस, वो सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फंक्शन जो है कंटिन्यूस तो हो सकता है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा है क्यों, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। एक्चुअली जब बेसिकली हम लोगों ने कंटिन्यूस सॉरी इसके बाद की करनी शुरू करी थी लिमिट इसको लेकर के, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर के, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी होती है किसी एक पॉइंट पर, कर्व के पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना। ठीक है बेटा, अब किसी कर्व के एक पॉइंट पर मैक्सिमम एक टेंजेंट पॉसिबल है। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल होंगी तो वहां पर आपका मल्टीपल ऑफ स्लोप्स क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारी स्लोप्स बन जाएंगी। और ऐसा पॉसिबल है नहीं कि एक पॉइंट पर बहुत सारी स्लोप्स आप दिखा सके। अगर ऐसा होता है तो मल्टीपल सोर्स एक तरह से जनरेट हो गए हैं स्लोप के, तो आप कह दीजिए कि वो एक यूनिट मतलब एक यूनिक वाली स्लोप वहां नहीं होगी, यूनिक वाली टेंजेंट नहीं होगी। जैसे अब मैं एक कॉर्नर पॉइंट बना दूं ऐसे, देखो ऐसे, तो आप इस पॉइंट पर जब देखेंगे तो एक ऐसी भी हो जाएगी, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट। बेटा मे भी थोड़ा बहुत टच होकर के ना जाए, लेकिन इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ ऑन अ कॉर्नर पॉइंट। सो वी कैन से दैट देयर इज नो सिंगल, एक सिंगल जो कोड वो है आपकी टेंजेंट, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप इसको कहते हैं डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो लिमिट को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब मैं इसके लिए बात करता हूँ। यहाँ पर x इक्वल टू सी, सॉरी ये सी पॉइंट लिया हुआ है, जनरली ये x इक्वल टू ए पर बात करते थे हम लोग, और y इक्वल टू एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, उसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए ये कंसेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी पढ़ा होगा, याद है बेटा। चलो आगे मूव करते हैं, देखते हैं अभी क्या क्या कहानियां बन के आती हैं। जो डिफरेंशिएशन है वो आपका देखो, अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो इसे dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको f डैश एक्स कह सकते हो, इसको y1 बोल सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्म है यही आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की बात थी। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो था वो यही था। ठीक है बेटा, तो 11th क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करके आ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा यहाँ लंबा समय नहीं लूँगा इस चीज़ को लेकर के, हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन होता था, लिमिट होती थी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बेटा, इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बात कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक थ्योरम पे डिस्कस करना चाहूँगा। उसने कहा इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी देन कंटिन्यूस वो होगा उस पॉइंट पर। ये कर्व है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ x इक्वल टू ए। अगर इस पॉइंट पर इस तरीके से टेंजेंट पॉसिबल है तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस x इक्वल टू ए पर आपका फंक्शन 110% कंटिन्यूस होगा। अब इसका उल्टा ले लेते हैं। देखो अभी आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, इस तरह से मैं मानता हूँ ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है और वो एकदम से ऐसे मूव कर जाए इस तरह के। तो ऐसे पॉइंट्स पर मल्टीपल एक तरह से टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाती है, बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ हो गई, तो टेंजेंट बहुत सारी ड्रॉ हो गई, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, एक ही टेंजेंट होनी चाहिए।
तो जब ये बहुत सारी टेंजेंट्स इस तरह से ड्रॉ हो जाती हैं तो मैं कह देता हूँ डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन आप अगर फोकस करें तो भाई ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है। देख रहे हैं आप, कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि वो ग्राफ आपका कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इस फंक्शन को आप, इस कर्व को आप देखेंगे तो ब्रेक नहीं है। ऐसे ही मैं मान सकता हूँ, ऐसे बना दिया तो ये भी देखिएगा ये आपके कॉर्नर बन गए हैं, लेकिन ये आपका ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं है इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। याद रखना बेटा, ये बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है बेटा, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए ये एक कंसेप्ट है आपके पास, समझ रहे हो? और इसको आप, मैं चाहूंगा कि आप बस इतना ही ध्यान रखें, इस चीज को लेकर के ही ध्यान रखें। बाकी तो बहुत लंबा गेम होता है, ज्यादा दिमाग हम लोगों को इधर उधर वेस्ट नहीं करना है बेफालतू का। ठीक है, अब मैं आगे लेता हूँ, जरा क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है ना बेटा, तो एक दो एग्जाम्पल लगा लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये डेरिवेटिव के लिए आपका बात हो रहा है, एग्जाम्पल ये रहा, लगाते हैं इसको। एग्जाम्पल समझ में आ जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि, ठीक है, चलो ये लिख देते हैं, y इक्वल टू हमारे पास है स्टूडेंट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखो, ये दो चीज़ों का एक तरह से मिक्स फॉर्म है। एक साइन की कंडीशन है, एक एक्स स्क्वायर की कंडीशन है। तो ये जो साइन एक्स होना चाहिए था, लेकिन एक्स के प्लेस पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। ये आपका चेन रूल का कंसेप्ट हो गया। किसका कंसेप्ट हो गया स्टूडेंट्स? चेन रूल का। तो हम लोग 11th में बहुत अच्छे से पढ़ के भी आए हैं। dy बाई dx अगर मैं ऐसे केस में निकालता हूँ तो साइन एक्स स्क्वायर का पहले मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब देखिएगा साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स का हम पढ़ के आए हैं कॉस एक्स, तो एक्स के प्लेस पे जाने वाला है इनटू, अब d अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जाएगा। तो आपके पास आया है स्टूडेंट्स ये वाला इनटू 2x भी आएगा। ठीक है, तो ये मेरा डेरिवेटिव क्रिएट हो गया, इस डेरिवेटिव मतलब बन गया है। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x cos x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? चलो आगे वाले कुछ एग्जांपल छोड़ लेते हैं, अगले वाले चलते हैं। ये आपके पास है tan 2x। देखो हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला tan x को लेकर के। tan x का डेरिवेटिव हम पढ़ के आए हैं कि भाई इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, d अपॉन डी एक्स लिखोगे इसका, तो ये होगा sec स्क्वायर x। ये मैं पढ़ के आया, लेकिन इस x को उन्होंने लिख दिया 2x प्लस 3। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे बस x के प्लेस पे चेंज करना है और डिफरेंशिएट करते समय चेन रूल का इस्तेमाल करना है। तो देखो tan x का अगर मैं करना चाहूंगा तो ये होगा sec स्क्वायर, और ये देखो इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ मैं, इसका एंगल एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, ये होगा 2x प्लस 3। फिर इस वाले को इनटू में, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये इसका डेरिवेटिव चल रहा है यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव आपका आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0। तो मैं कहता हूँ ये 2 आ गया, तो कुल मिलाकर का रिजल्ट बना 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। ये मेरा आंसर आया। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अब आपके पास है 23 एग्जाम्पल में भी आप ध्यान दीजिए, ये फॉर्म आपकी पहले से ही एक फंक्शन फॉर्म है, और अंदर फिर से, यानी कि अब की बार मैं ना चेन रूल अंदर तक जाऊंगा, यानी कि 2 बार चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इस तरफ, इस बार यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, साइन एक्स का लिखेंगे हम लोग कॉस, और एंगल, देखो एंगल आपको ये एज इट इज यूज करना है, ये इस तरीके का, ये वाली चीज आपकी एज इट इज यहाँ पर चली गई। इसके बाद इनटू में, अब इसका डेरिवेटिव हम पढ़ गए हैं माइनस साइन, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स टाइप का, इस तरीके से आएगा ये साइन, और ये एक्स के प्लेस पे एज इट इज चल रहा है इनटू। अब देखो इस एक्स स्क्वायर का क्या करोगे? 2x। तो अगर मैं ओवरऑल आंसर लिखना चाहूँ तो ये क्या बनने वाला है, इस तरफ देखिएगा आप ध्यान से, इक्वल में बनेगा माइनस 2x। इसके बाद ये वाली चीज लिख देता हूँ मैं साइन एक्स स्क्वायर, इनटू में चल रहा है बेटे, ध्यान रखिएगा। अभी इसके साथ ये वाला पार्ट रह रहा है, ये वाला पार्ट हो रहने वाला है, इनटू में आएगा cos एक्स स्क्वायर। ये मेरा कुल मिलाकर के आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको? चलो बहुत तेजी से लगाते हैं और ध्यान से करते जाइएगा आप इसको। चलो पहला क्वेश्चन इसको देखते हैं क्या है। इसका डेरिवेटिव देखिएगा, चेन रूल पे मैं बात करता हूँ, सीधा सीधा लगाता हूँ, बहुत तेजी से समझते चलेंगे, ज्यादा टिपिकल है नहीं। साइन एक्स का हम पढ़ के आए हैं कॉस एक्स, क्या पढ़ के आए हैं साइन एक्स का? कॉस एक्स, लेकिन एक्स के प्लेस पे ये फॉर्म है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव जाएगा, वो होता है 2x। तो ओवरऑल रिजल्ट 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। डन, ये मेरा आंसर।
दूसरे मूव करते हैं, इसको मैं इस तरफ लिखना चाहूँगा। आपके पास है y dy अपॉन डी एक्स, आपको मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका क्या जाने वाला है, सीधे से सोचिएगा cos x का हम पढ़ गए हैं माइनस साइन x, और x के प्लेस पे ऑलरेडी साइन x है, इनटू अब साइन x का क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है cos x। इसका मतलब आंसर बनेगा माइनस cos x साइन x। ठीक है, डन आंसर। ये वाले पूछते हैं, बहुत तेजी तेजी से लगा रहे हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स, सीधा सोचिए साइन x का हम पढ़ के आए हैं cos x, ठीक है, x के प्लेस पे ही आएगा, क्लियर। और इसका चेन रूल से a, कुल मिलाकर के आंसर आया a cos ax प्लस b। क्लियर है आपका, समझ में आ रहा है। चलो इसको लेकर चलते हैं। मेरे को थोड़ा सा हटाना पड़ेंगे चीज़ें क्योंकि स्पेस नहीं रहा है मेरे पास। चलो अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस चेन रूल का इस्तेमाल हमें करना है यहाँ पर। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। ये वाला मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा इनको करते समय लेट कर लिया जाता है हमेशा वाई इक्वल, ताकि हमें डिफरेंशिएशन लिखने में आसानी। अब देखो सेक एक्स का हम पढ़ के आए हैं, सेक एक्स का क्या होता है स्टूडेंट, सेक एक्स, एक्स के प्लेस पे पूरा जाने वाला है, इनटू टेन एक्स, एक्स के प्लेस पे पूरा जाने वाला है। क्लियर है, सेक एक्स टेन एक्स इनटू, अब टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी ये बचा हुआ है, ध्यान से समझिए, इनटू रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो मैं ये थोड़ा सा बेटा वहां तक पहुंच गया है, कोई नहीं, ये हम उठा करके इधर ले लेते हैं। तो आंसर जो आया मैं इक्वल करके लिख रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा। आंसर में ये चीजें डिवाइड में रहने वाली है, यानी कि नीचे आने वाला है 2 रूट एक्स। क्लियर, अब मैं ये चीजें लिखने जा रहा हूँ। ये तो ये हो गया आपके पास में सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये वाला पार्ट आपका आ गया। इसके बाद ये पूरा ये वाला बचा हुआ है, ये वाला और लिख देते हैं। ये आएगा आपके पास सेक ब्रैकेट 10 रूट एक्स इंटू 10 ब्रैकेट 10 रूट एक्स। इस तरह से मेरा ये आंसर बनेगा। थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना बेटा ये, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम ही रहता है ना, इस वजह से हम थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है अब आपके पास में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। अगर स्टूडेंट्स आपने 11th थोड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ी है तो 5th पार्ट में आपको एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि भैया ये तो हमारे पास में क्वेश्चन रूल और मतलब डिवाइड रूल कहूँगा ना, क्वेश्चन रूल जैसे डिवाइड रूल के नाम से भी वो जाना जाता है कि ये क्वेश्चन रूल आपको अप्लाई करना है और साथ ही आपको यहाँ पर चेन रूल की भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पर बड़े ध्यान से आप समझिएगा, मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर मैं 5 को लेकर के चल रहा हूँ, इक्वल टू, इसमें आपको याद होगा नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर करते थे, यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। मतलब ये फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स, ए अपॉन बी का डेरिवेटिव होता है रूल बी स्क्वायर, बी इंटू डी अपॉन डी एक्स ए माइनस ए इंटू डी अपॉन डी एक्स बी। ठीक है बेटा, इसको लेकर के चल रहा हूँ। नीचे का स्क्वायर हो गया। अब देखो ऊपर वाला पार्ट एज इट इज, यानी कि आपका सॉरी नीचे वाला पार्ट एज इट इज ना, नीचे वाला बेटा ये टैली कीजिए यहाँ से, नीचे वाला एज इट इज लिखना है मुझे। तो नीचे वाला पार्ट क्या है मेरे पास में, नीचे वाला पार्ट है कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इंटू आ जाएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस डी। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ माइनस आएगा, माइनस के बाद की चीजें मैं इधर लिख रहा हूँ। माइनस आने के बाद में अब की बार क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये रहा आपका, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये ऑब्वियसली माइनस आएगा, तो ये माइनस ऐसे लिख लिया मैंने, और यहाँ पर आएगा आपके पास में साइन सी एक्स प्लस डी। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज चेन रूल के हिसाब से मैं छोड़ गया, ये ए हो जाएगा और यहाँ पर चेन रूल के हिसाब से सी आएगा। ठीक है, अब इसको पूरा अगर मैं लिखना चाहूँ, थोड़ा सा टिपिकल है, जगह मेरे पास कम है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लिखना आप ध्यान से समझते रहिएगा। वैसे कॉस स्क्वायर नीचे वाला पार्ट है सी एक्स प्लस डी, ऊपर वाले को इसको लिख रहा हूँ मैं। देखो एक तो आएगा आपके पास एक आएगा आपके पास कॉस सी एक्स प्लस डी, और एक होगा इनटू में कॉस ए एक्स प्लस। ठीक है, अब आपका आया प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपके हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस हो गया। उसके बाद ये चीजें आप लिखिएगा, सी आगे, ये वाला आगे, और साइन ए एक्स प्लस बी,
और इनटू में साइन सी एक्स प्लस डी, ये आपके पास आंसर है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो इसको और लेते हैं तेजी से। ये क्वेश्चन नंबर अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। मेन चीज बेटा कैलकुलेशन का गेम है, ध्यान से समझने में अगर समझ आया था ना तो कैलकुलेशन अगर अच्छी है आपकी तो मेरे ख्याल में फिर मिस्टेक्स का चांस तो ज़्यादा है नहीं। लेकिन हाँ, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है तो और फॉर्मूला अगर आपको आता है कैलकुलेशन गड़बड़ है तो बेटा फिर भी मार्क्स तो कटने ही है ना, क्योंकि आप पूरा अप्रोच तो कर नहीं पाओगे पूरा सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको दो चीज़ों से यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, प्रोडक्ट रूल्स। तो मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ 6 वाले को। आपका डी वाई ओवर डी एक्स जाएगा, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये रहा फर्स्ट पार्ट, इनटू इसका डेरिवेटिव होगा, पहले एक्स स्क्वायर सोचिएगा तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, ठीक है। अब साइन एक्स का कीजिए, ये हो जाएगा कॉस एक्स। इसके बाद x की पावर 5 का कीजिए, x की पावर 4 रह जाएगी 5 करके, ऐसे आ गया, ठीक है। अब प्लस लगाइए, अब इसको एज इट इज लिखिएगा, प्रोडक्ट रूल मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, इनटू अब आप इसको लगाइएगा, इसका क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, और फिर इनटू में 3x स्क्वायर भी तो आने वाला है। अब आपका काम है स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सिंपल बना के लिख देना और वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, ओके।